जय हिंद साथियों। मैं तरुण कुमार आप सभी का इनगर परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, नवीन सर की जो नायक सीरीज चल रही है उसका फटाफट रिवीजन हम लोग करने वाले हैं। इसमें हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 और प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इसका बहुत ही फास्टली रिवीजन करेंगे। यदि आप लोग इस सीरीज का फटाफट रिवीजन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और यदि कोई भी चीज़ आप लोगों को नहीं चाहिए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को बता दें, जल्द ही अपने चैनल पर जीएस की टॉपिक वाइज मैराथन आने वाली है। जिस टॉपिक की वो मैराथन होगी, उस मैराथन से आपके उस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे A to Z। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हैं क्लास की ओर। अपना पहला प्रश्न है, कौन कथकली शास्त्रीय नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार है? तो कौन है? तो वह है गोपीनाथ। कौन है? गोपीनाथ। इनके अलावा कौन कौन है? तो पद्मनाथ नायर, कनक रेले, कविलंग चन्यून, कलामंडलम केशवन और रमन कुट्ठी नायर। जितने नायर परिवार के ये कथकली से संबंधित रहते हैं। उसके बाद देखते हैं कुचिपुड़ी। जो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है, ये किस राज्य का है? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। और जो कुचिपुड़ी के युगल हैं वो किन्हें कहा जाता है? तो राजा रेड्डी और राधा रेड्डी को कुचिपुड़ी का युगल कहा जाता है। और जो कथकली इसमें प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? मणिप्रबलम इसकी भाषा है। और गीतों का जो पाठ होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अट्टा कथा। क्या? अट्टा कथा कहा जाता है। इसी के साथ पद्म भूषण किशोरी अमोनकर, जो पद्म भूषण किशोरी अमोनकर हैं, ये किस घराने से संबंधित हैं? तो ये किस घराने से संबंधित हैं? तो ये जयपुर अतरौली घराने से संबंधित हैं। तो जो जयपुर अतरौली घराना, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे अल्लादिया खान। कौन? अल्लादिया खान। अगर बात की जाए जो जयपुर घराने की शैली है तो वो क्या है? ख्याल। ख्याल इसकी प्रमुख शैली है। इसमें है संगीत गाते हैं। इसमें कौन सा संगीत प्रयुक्त किया जाता है? ठुमरी और टप्पा। ठुमरी और टप्पा यह यहाँ पर यह गीत प्रचलन में लाया जाता है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण कलाकार और हैं। वो कौन कौन से हैं? वो हैं केसरबाई केरकर, मल्लिकार्जुन मंसूर, अश्वनी देश पांडे। ये कुछ महत्वपूर्ण कलाकार है जयपुर अतरौली घराने से। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगावकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? जो जलगावकर है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यह हारमोनियम। कौन? हारमोनियम वादक है। हारमोनियम वादक के कुछ महत्वपूर्ण कलाकार कौन से हैं? आर के बीजापुरे, सुधीर नायक, संतोष घंटे। तबला वादक उदय मजूमदार, शुभन चौधरी। वहीं सरोद वादक कौन है? तो राजीव तारानाथ। राजीव तारानाथ बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, केर और गरिया पूजा किस राज्य के पारंपरिक आदिवासी त्योहार है? तो किस राज्य के पारंपरिक आदिवासी त्योहार है? तो वह है त्रिपुरा राज्य। आपको बताना है कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है उनका नाम क्या है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो केर और गरिया पूजा है, इससे के अलावा त्रिपुरा में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? तो वो मनाए जाते हैं बीजू त्योहार। कौन सा? बीजू त्योहार, अशोकाष्टमी, खारची पूजा, पीलक त्योहार। क्या? पीलक त्योहार। कुछ मणिपुर के महत्वपूर्ण त्योहार कौन कौन से हैं? योशंग, लाई हरोबा, लुई नगाई। झारखंड के रोहिणी, सोहराय। उड़ीसा के वही बात कर लें तो उड़ीसा के रज पर्व और नुआखाई। क्या? रज पर्व और नुआखाई। नुआखाई एग्जाम में बहुत पूछा जाता है।
इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था गोवा में। कब हुआ था? अक्टूबर 2023 में। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन किया था पीएम मोदी ने। इसका मोटो क्या था? गेट सेट गोवा, गेट सेट गोवा इसका उद्घाटन था। अगर बात की जाए शुभंकर पूछ लिया जाए तो इसका जो शुभंकर था वो था मोगा। क्या था? मोगा। इस जो 37वें अंतर्राष्ट्रीय खेल हुए थे, इसमें कुछ गेम थे जो गोवा में नहीं हुए थे, वो कहीं दूसरी जगह हुए थे। वो कौन कौन से थे? पहला था साइकिलिंग और दूसरा था गोल्फ। ये दो गेम हुए हैं जो गोवा में ना होकर कहाँ पर हुए थे? नई दिल्ली में। इनको थोड़ा ध्यान में देखिएगा, क्योंकि जो एसएससी या कोई भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन उठाते हैं तो वो कुछ डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन उठाते हैं, तो इस वजह से इसको देख लीजिए। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय खेल हुए थे, इन 37वें अंतर्राष्ट्रीय खेलों में टॉप पर कौन था? तो टॉप पर था महाराष्ट्र, इसने 80 गोल्ड जीते थे। वहीं सेकंड नंबर पर था सर्विसेज, जैसे आर्मी नेवी, जो ये डिफेंस सर्विसेज होती हैं उनके कर्मचारी। उसके बाद तीसरे नंबर पर था हमारा हरियाणा राज्य। कौन सा? हरियाणा राज्य, इसने 62 गोल्ड जीते थे। इसी के साथ बात करते हैं जो आधुनिक आधुनिक राष्ट्रीय खेल थे, इनका शुभारंभ कब हुआ था? तो इनका शुभारंभ हुआ था 1985 ईस्वी में। कब? नई दिल्ली में। अगर पूछा जाए कि ये पहली बार कब खेले गए थे, तो पहली बार खेले गए थे 1924 ईस्वी में। कहाँ पर? लाहौर में। अगले जो राष्ट्रीय खेल होंगे, ये गेम्स कब होंगे? ये होंगे 2025 में। और कहाँ पर होंगे? ये होंगे उत्तराखंड में। ये करंट की जानकारी थी, और आपको पता है कि करंट से 3 से 4 प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसमें सारा कुछ आपको कवर देखने को मिलेगा। करंट भी मिलेगा, स्टैटिक जीके भी मिलेगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलने वाली हैं। इसके साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी हॉकी प्रतियोगिता कौन सी है? जो भारत की सबसे पुरानी हॉकी प्रतियोगिता है वो है बैटन कप। कौन सी? बैटन कप। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1895 ईस्वी में। आपसे पूछ लिया जाए जो ये प्रतियोगिता होती है, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? वो होता है 60 मिनट। पहले कितना हुआ करता था? पहले हुआ करता था 70 मिनट। क्या? पहले हुआ करता था 70 मिनट, अब हो इसको घटाकर कर दिया गया 60 मिनट। अगर वही पूछ लिया जाए कि भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1925 ईस्वी में। लेकिन 2008 में इसे भंग कर दिया गया। जब ये 2008 में भंग हो गया, तब इसकी जगह पर कौन आया? तो इसकी जगह पर आया हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया आया। हॉकी इंडिया की स्थापना हुई 20 मई 2009 में। कब? 20 मई 2009 में। वर्तमान में इसके कोच कौन है? जो हॉकी इंडिया है, इसमें वर्तमान में कोच कौन है? तो इसके वर्तमान के कोच हैं क्रेग फुलटन। क्या? क्रेग फुलटन इसके वर्तमान कोच हैं। अगर पूछ लिया जो हॉकी इंडिया है, इसके बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो इसके बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो हैं दिलीप टर्की। कौन? दिलीप टर्की। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितने भी नायक सीरीज में जितने भी टेस्ट होने वाले हैं, 40 सेट होने वाले हैं, उन 40 सेट का फटाफट रिवीजन हम इस सीरीज में करने वाले हैं। और यदि आपने इससे पहले के टेस्ट नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। नहीं तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। लेखक और उपन्यास, कुछ महत्वपूर्ण लेखक जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाए कि शेवन शर्मा जो पुस्तक है ये किनकी है, तो ये किनकी है? मुल्कराज आनंद की। किनकी? मुल्कराज आनंद की। इनकी एक पुस्तक और है बहुत ही महत्वपूर्ण। कौन सी है? कुली। कौन सी है? कुली। अनटचेबल, द विलेज और द बिग हाइट। ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो एग्जाम में पूछी जाती है। किनकी? मुल्कराज आनंद की। तो वही अगर पूछ लिया जाए द व्हाइट टाइगर किसकी है, तो द व्हाइट टाइगर है अरविंद
अडिंगा की, किसकी? अरविंद अडिंगा की ये पुस्तक रहने वाली है। ए सुटेबल बॉय, ये सुटेबल बॉय किसकी है? विक्रम सेठ की। वहीं आपकी अगली प्रश्न है, द इनहेस्टिंग फॉर ऑफ लॉस, द इनहेस्टिंग ऑफ लॉस किन की है? बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं, यह है किरण देसाई। इनकी बहुत सारी पुस्तकें चर्चित में रहती हैं, तो इनको आप लोग जरूर देखते रहिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की। 2011 के अनुसार भारत की औसत औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या रही थी? मतलब 2011 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या औसत वृद्धि दर क्या रही? वो रही है 1.4664%। कितनी? 1.64%। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश। अगर वही केंद्र शासित प्रदेश पूछ लिया जाए, यूटी पूछ लिया जाए, तो वह है अपना दिल्ली। वही सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो है सिक्किम। और यूटी पूछ लिया जाए तो लक्षद्वीप। आपको बताना है जो उच्चतम विकास दर वाला राज्य कौन सा बना है। जो उच्चतम विकास दर वाला राज्य है वो कौन सा बना है, तो वो बना है मेघालय। कितने प्रतिशत का इसमें वृद्धि दर आई है, तो वो आई है 27.9%। काफी होता है, 27.9% की वृद्धि दर आई है मेघालय में। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल देख लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हाँ, यदि आपको पॉलिटी की डिटेल्स वीडियो चाहिए इन आर्टिकल्स से संबंधित, तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उसमें हमने पॉलिटी की मैराथन कवर की है, उसमें आपको सारे के सारे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसमें हम देखने वाले हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी को कहाँ से लिया गया, तो रूस से लिया गया है। और ये लागू कब हुई थी, तो ये लागू हुई थी 3 जनवरी 1977 ईस्वी को। एक किस समिति की सिफारिश पर आई थी, तो आई थी ये स्वर्ण सिंह समिति। जो स्वर्ण सिंह समिति थी, इसकी सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था अपने मूल संविधान, मतलब संविधान में। लेकिन इसी के साथ जो अपना इसके कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल अगर पूछ लिया जाए कि जो डीपीएसबी है इसमें यह किस भाग में है, तो इनका जो भाग रहने वाला है वो है भाग 4। अगर इनके आर्टिकल्स पूछ लिए जाए तो इनके जो आर्टिकल हैं वो है 36 से लेकर 51 तक। कितने? 36 से लेकर 51 तक। आज हम इन्हीं आर्टिकल्स की चर्चा करेंगे कि कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित है। अगर बात की जाए आर्टिकल 38 की या 38 की, तो इसमें राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को दर्शाया गया है। वहीं आर्टिकल 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ महत्वपूर्ण नीतियां दर्शाई गई हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है वो आर्टिकल अपना 40, ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन या ग्राम पंचायतें किस आर्टिकल में आती हैं, तो आती हैं आर्टिकल नंबर 40। एग्जाम में कई बार पूछा गया है ग्राम पंचायतें किस आर्टिकल से संबंधित हैं, तो यह है अपनी आर्टिकल 40 से संबंधित। इसी के साथ आर्टिकल नंबर 41, कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। क्या? कुछ दशाओं में काम, वर्क, शिक्षा, एजुकेशन और लोक सहायता पाने के अधिकार को किस में दर्शाया गया, तो आर्टिकल 41 में दर्शाया गया है। वहीं अगर पूछ लिया जाए आर्टिकल 43 किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 43 संबंधित है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 43 से। वही सबसे एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो है 43B। इसमें सहकारी समितियां है, क्या? कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में इसमें बात की गई है। आर्टिकल 51 बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस आर्टिकल से संबंधित है, तो आर्टिकल 51 से संबंधित है। वहीं आर्टिकल पूछ लिया जाए आपसे 50, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण किस आर्टिकल में दर्शाया गया, तो आर्टिकल 50 में। ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद आर्टिकल 44 की बात की जाए, जो समान सिविल संहिता है ये किस आर्टिकल में है, तो यह है आर्टिकल 44 में। हाल ही में
एक ऐसा राज्य बना है जहां पर पूरे राज्य में समान सिविल संहिता लागू कर दी गई है। तो वो कौन सा राज्य है? वो है उत्तराखंड। आपको बताना है, आपको कमेंट में बताना है कि समान सिविल संहिता वाला लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, पहला राज्य कौन सा था। यह इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसी के बाद आर्टिकल अपना 48 बताता है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। कृषि एवं पशुपालन किस आर्टिकल से संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर 48 से संबंधित है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, मनरेगा कार्यक्रम, जो मनरेगा कार्यक्रम है कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आर्टिकल 43 के अंतर्गत। आर्टिकल 43 क्या कहता है? अभी हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 43 क्या कहता है। कर्मकारों के लिए निर्बाह मजदूरी, कर्मकारों के लिए निर्बाह मजदूरी क्या कहता है? कर्मकारों के लिए निर्बाह मजदूरी, यही हमारा आर्टिकल 43 कहता है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो जो मनरेगा है, मनरेगा कार्यक्रम है, ये किस आर्टिकल के तहत आता है? तो आता है आर्टिकल 43 के अंतर्गत। इसके आर्टिकल 43 के अंतर्गत आता है। वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि जो मनरेगा है, मनरेगा इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था नरेगा। क्या? इसका पुराना नाम था नरेगा। और जो एक्ट था ये आया कब था? जो नरेगा एक्ट है ये कब आया था? तो यह आया था 2005 में। कब? 2005 में आया था। ये लागू कब हुआ था? तो 2 फरवरी 2006 में इसको लागू किया गया था। और इसका जो नाम नरेगा से मनरेगा हुआ वह कब हुआ? तो वो हुआ 2 अक्टूबर 2009 को। कब? 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। आपको मनरेगा की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बतानी है। क्या आपको मनरेगा की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बतानी है? और यहाँ से एक चीज और पूछी जा सकती है आपसे, वो यह है कि जो मनरेगा है दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है। क्या? दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक कार्यक्रम है। यह भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। मनरेगा के तहत जो काम करने की दूरी है, ये काम करने का दायरा है, वह मूल निवास से कितनी दूरी के अंदर होना चाहिए? तो वह 5 किलोमीटर दूरी के अंदर होना चाहिए। क्या? 5 किलोमीटर दूरी के अंदर होना चाहिए। इसी के साथ इसका न्यूनतम वेतन क्या है? वेतन क्या है? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत जो भी वेतन तय किया गया है वह इसमें वेतन दिया जाता है। सबसे ज्यादा मजदूरी किस राज्य में दी जाती है? सबसे ज्यादा मजदूरी किस राज्य में दी जाती है? तो वो हरियाणा राज्य में दी जाती है। कितनी? 357 रुपए। 357 रुपए यहाँ की मनरेगा की मजदूरी दर है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? तो जो मठ कितने हैं? 4। यह कहाँ पर स्थित हैं? इनको देखेंगे। उसके अलावा जो आदि शंकराचार्य इनने ज्योतिर्लिंग भी कितने स्थापित किए हैं? तो इनने जो ज्योतिर्लिंग है वो कितने हैं? भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं। वहीं अगर शक्तिपीठ की बात की जाए तो भारत में कुल 51 शक्तिपीठ मौजूद हैं। अब बात कर लेते हैं मठ की। तो भारत में कुल कितने मठ हैं? तो भारत में 4 मठ हैं। पहला कौन सा है? जोगी मठ, जो बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। क्या? जोगी जोशीनाथ मठ, जो बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थित है। वहीं दूसरा अपना सारधाम, सारधाम क्या? सारधाम मठ है, यह द्वारका गुजरात में स्थित है। कहाँ? द्वारका गुजरात में। वहीं गोवर्धन मठ पूरी उड़ीसा में है। कहाँ? पूरी उड़ीसा में है। आपको उड़ीसा की राजधानी कमेंट बॉक्स में बतानी है। आपको उड़ीसा की राजधानी कमेंट बॉक्स में बतानी है। वहीं जो श्रृंगेरी मठ है यह कहाँ पर? मैसूर में। मैसूर कहाँ है? मैसूर कर्नाटक में। यह दक्षिण भारत का मठ भी कहा जाता है। इसे दक्षिण भारत का मठ भी कहा जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जो आजीवक संप्रदाय है इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके जो संस्थापक थे मखली गोसाल,
क्या मक्खली गोसाल इसके संस्थापक थे। यह किसको मानता है, तो यह भाग्यवाद को मानता है। इसके अलावा इसके हिसाब से भाग्य होता है, यह भाग्य पर निर्भर करता है कि यह कहता है कि यदि आपके भाग्य में कोई काम लिखा है तो वो आपके साथ जरूर होकर रहेगा। क्या वह आपके साथ जरूर होकर रहेगा, या कोई भी घटना आपके साथ घटती है वह आपके भाग्य में लिखी होती है। यह जो आजीवक संप्रदाय है यह इस बात को मानता है। उसके अलावा कुछ जैसे शून्यवाद मत मानने वाले कौन थे, तो वो तो नागार्जुन। जैन मत जैन मत मानने वाले कौन थे, तो वो है भद्रबाहु। और वही पशुपति मत मानने वाले कौन है, तो वह लकुलीस। वही लिंगापत वीर शैव को मानने वाला संप्रदाय कौन सा है, तो वह बसव। कौन है, बसव। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है वो महावीर से संबंधित है। महावीर ने अपना घर कितनी वर्ष की उम्र में त्याग दिया था। महावीर स्वामी ने अपना अपना घर कितनी वर्ष की उम्र में त्याग दिया था, तो वो त्याग दिया था 30 वर्ष की उम्र में। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ने के बाद उन्हें कितने कितने वर्षों के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्त हुई, तो उन्हें 11 वर्षों के बाद ज्ञान की प्राप्त हुई थी। कितने, 11 वर्षों के बाद। कहां पर, जृंबिक ग्राम है, या साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्त हुई थी। एक किस वंश से संबंधित है, तो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है। इनके पिता का नाम था राजा सिद्धार्थ और माता इनकी थी त्रिशला। इनकी त्रिशला। इनका जो जन्म हुआ था वो 540 बीसी में या 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहां पर, कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। अगर पूछ लिया जाए कि जो महावीर स्वामी है इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 468 बीसी में। 468 बीसी में। कहां पर, पावापुरी जो कहां पर है, जो पटना बिहार में है। कहां पर, पटना बिहार में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो महावीर स्वामी है वह कितने नंबर के तीर्थकर थे, तो वह 24वें नंबर के तीर्थकर थे। कौन से, 24वें नंबर के तीर्थकर थे। जैन धर्म में कुल कितनी शिक्षाएं दी जाती हैं, तो जैन धर्म में कुल 5 शिक्षाएं दी जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं, वह सच बोलना, अहिंसा ना करना, मतलब हिंसा ना करना, मतलब अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मचर्य को जोड़ने वाले कौन थे, ब्रह्मचर्य को शिक्षाओं में जोड़ने वाले कौन थे, तो वो थे महावीर स्वामी। कौन थे, वो थे महावीर स्वामी। बाद बाकी की ये 4 शिक्षाएं, ये 4 ग्रह, ये 4 पाठ आपको जैन धर्म के शुरुआत में ही मिल जाते हैं। इनकी शुरुआत करने वाले कौन थे, वो थे पार्श्वनाथ। बाद बाकी ब्रह्मचर्य को जोड़ने वाला सबसे ज्यादा ब्रह्मचर्य से सवाल बनता है कि ब्रह्मचर्य को जैन शिक्षाओं में किसने जोड़ा था, तो वो जोड़ा था जैन तीर्थकर, जैन धर्म के चौथे तीर्थकर महावीर स्वामी ने। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो किस राज्य से संबंधित हैं। आप लोगों से पूछा जाता है कि कौन सा पहाड़ या कौन सी पर्वत श्रृंखला, कौन से पर्वत, कौन से पठार किस राज्य में स्थित है, इसी से संबंधित यह प्रश्न रहने वाला है। अगर पूछ लिया जाए विंध्य पर्वत है यह कहां पर स्थित है, तो यह मध्य भारत में स्थित है। कहां पर, मध्य भारत में। वहीं राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला है। कौन सी, अरावली पर्वत श्रृंखला है। अगर नीलगिरी और सेबरॉय की पहाड़ियां पूछ लिए जाए, नीलगिरी और सेबरॉय की पहाड़ियां पूछ ली जाए, तो यह कहां पर है, तमिलनाडु में। कहां पर, तमिलनाडु में। वहीं झारखंड में राजमहल स्थित है। वहीं महाराष्ट्र की बात की जाए
तो बालाघाट और सतमाला की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है? तो वो महाराष्ट्र में। वहीं मांडव की जो पहाड़ी है वो कहाँ पर? गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में। छत्तीसगढ़ की बहुत ही महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं वह बेला डीला की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित हैं? तो वह छत्तीसगढ़ में। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अपना अगला प्रश्न है, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? अगर बात की जाए भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी की, तो वह ताप्ती नदी। कौन सी? तापी नदी। अगर पूछा जाए कि जो तापी नदी है, तापी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो तापी नदी का उद्गम मुल्ताई मध्य प्रदेश से हुआ है और यह उल्टी बहने वाली नदी है। यह उल्टी बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। आपको ज्यादातर नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बहती हुई मिलेंगी, लेकिन भारत की दो नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। तापी के अलावा और दूसरी नदी कौन सी है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर पूछा जाए कि जो तापी नदी है इसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, यह किन किन राज्यों में से होकर गुजरती है, तो यह गुजरती है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से। कौन से? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से होकर गुजरती है। आपको तीनों राज्यों की राजधानी कमेंट बॉक्स में बतानी है। क्या आपको तीनों राज्यों की राजधानी कमेंट बॉक्स में बतानी है? अगर पूछा जाए जो तापी नदी है इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं, तो जो इसकी सहायक नदी है वो है पूर्णा। कौन सी? पूर्णा, सूर्यपुत्री। पूर्णा को ही हम सूर्यपुत्री के नाम से भी जानते हैं। मोहना, अर्णावती, आनूर, बगूर, बोरा और मिलघोला। ये कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां है किसकी? तापी नदी की। यहाँ से सबसे एक प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि अरब सागर में मिलने वाली नदियों में क्या तापी नदी आती है? या फिर पूछा जाए कि अरब सागर में मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो सबसे यहाँ से प्रश्न बन जाता है, क्योंकि ज्यादातर नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरता कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं या बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और यहाँ से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से दो प्रश्न और बनते हैं जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने जो डेल्टा बनते हैं वो कौन सी नदियां बनाती हैं, कौन सी नदियां डेल्टा बनाती हैं और कौन सी नदियां अपने डेल्टा नहीं बनाती हैं। कौन सी नदियां मुहाना बनाती हैं? कौन सी नदियां मुहाना बनाती हैं? तो जो भी नदियां अरब सागर में गिरती हैं वो क्या बनाती हैं? वो मुहाना बनाती हैं। जबकि जो भी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जो भी पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं जाके, वो एक डेल्टा का रूप ले लेती हैं। क्या? वो एक डेल्टा बनाती हैं। और जो नदियां अरब सागर में मिलती हैं या अरब सागर में गिरती हैं वो अब क्या बनाती हैं? वो एक मुहाना बनाती हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो सिंधु नदी, नर्मदा, तापी, साबरमती, लूनी और माही नदी। ये नदियां बहुत एग्जाम में पूछी जाती, बहुत। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है वह दामोदर किसकी सहायक नदी है? या किसकी सहायक नदी? दा दामोदर नदी को ही हम बंगाल का शोक या बंगाल का शोक हम किस नदी को कहते हैं? तो कहते हैं दामोदर नदी को। किसको? दामोदर नदी को। वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि इसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, तो जो इसका प्रवाह क्षेत्र है वह पश्चिम बंगाल और झारखंड। कौन सा? पश्चिम बंगाल और झारखंड। अगर पूछा जाए कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है छोटा नागपुर पठार से। कितना? छोटा नागपुर जो पठार है वहां से इसका उद्गम होता है। और जो कलकत्ता बंदरगाह है वो भी इसी नदी पर
वो भी इसी नदी पर बना है, लेकिन उसको हम हुगली नदी पर मान लेते हैं। क्या? हुगली नदी पर मान लेते हैं, क्योंकि हुगली नदी की सहायक नदी ही दामोदर नदी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? कृष्णा नदी है, इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? इसका जवाब क्या रहने वाला है? तो इसका जो जवाब रहने वाला है वो है भीमा, भीमा, डोन, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, एक इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। अगर पूछा जाए जो कृष्णा नदी है, इसका उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका उद्गम स्थल है वह महाबलेश्वर, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में। अगर इसके प्रवाह क्षेत्र की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक इसका प्रवाह क्षेत्र है। क्या? इसका प्रवाह क्षेत्र है। और ये कहाँ पर बहती है? तो ये दक्षिण भारत में बहती है। कहाँ पर बहती है? तो ये दक्षिण भारत में बहती है। आप लोगों से पूछा जाए कि दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे दूसरी लंबी नदी कौन सी है? वो है कृष्णा नदी। इसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर। अगर वहीं पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी। कितनी है? 1465 किलोमीटर। अगर वहीं गोदावरी से एक प्रश्न और बनता है कि भारत की सबसे लंबी नदियों में से दूसरे स्थान पर कौन सी नदी आती है? भारत की सबसे लंबी नदियों में से दूसरे स्थान पर कौन सी आती है? तो वो आती है गोदावरी। कौन सी? गोदावरी। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह है गंगा। कौन सी है? गंगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महानदी, महानदी, महानदी के कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तेल, तेल, औंग और जोग। तेल, औंग, जोग, यह कुछ महानदी की प्रमुख सहायक नदियां जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगर पूछा जाए कि कावेरी नदी, कावेरी नदी, कावेरी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? या कावेरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? यह चीज आप लोगों से पूछ ली जा सकती है। इस तो इसकी जो सहायक नदियां रहने वाली हैं वो है अमरावती, अमरावती, भवानी, हेमावती, हेमावती, कबनी, अर्कावती, स्वर्णावती, लोक परिवर्तनी। यह इसकी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। अगर पूछा जाए कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, यह निकलती कहाँ से है, तो यह ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। क्या? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कहाँ हैं? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। तो यहाँ से आपके दो प्रश्न बन तैयार हुए। पहला कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। पूछा जाए कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कहाँ है, तो वह कहाँ पर? कर्नाटक में। इसी के साथ इसका प्रभाव क्षेत्र क्या रहने वाला है? तो इसका प्रभाव क्षेत्र है कर्नाटक, तेलंगाना, केरल और पुडुचेरी। केरल और पुडुचेरी। अगर पूछा जाए कि भारत की किस नदी पर जल विवाद रहता है, तो सबसे ज्यादा जल विवाद रहने वाली नदी है वो है कावेरी नदी। अगर पूछा जाए कि तमिल भाषा में कावेरी का एक नाम क्या है, तमिल भाषा में कावेरी को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है पोन्नी। क्या? पोनी। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद एक्ट कब आया था? जो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद एक्ट है यह कब आया था? तो यह आया था 1956 ईस्वी में। कब? 1956 ईस्वी में। आपको बताना है किसकी सिफारिश पर लाया गया था। यह किसकी सिफारिश पर लाया गया था? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत में नई आर्थिक नीति कब आई थी? तो भारत में जो नई आर्थिक नीति है वह कब आई थी? तो वह आई थी 24 जुलाई 24 जुलाई 1991 ईस्वी में। कब? 24 जुलाई 1991 ईस्वी में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव उस समय के प्रधानमंत्री थे। अगर वित्त मंत्री की बात की जाए तो मनमोहन सिंह वित्त मंत्री रहे थे। अगर आरबीआई के गवर्नर की बात की जाए तो उस समय जो आरबीआई के गवर्नर थे वो थे एस वेंकट रमन। और
एस वेंकट रमन। इसी के साथ बढ़ते हैं इसके उदारीकरण की, कि उदारीकरण में जो सिर्फ 5 उद्योगों को लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ी थी। वो कौन कौन से थे? वो थे शराब, सिगरेट, रक्षा उपकरण, विस्फोटक और खतरनाक रसायन उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियों को लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ी थी इस नीति के अनुसार। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली औद्योगिक नीति कब आई थी, तो पहली औद्योगिक नीति आई थी मार्च 1948 में। कब? मार्च 1948 में। कौन लाया था? तो इसको लाए थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी लाए थे। उसके बाद जो दूसरी दूसरी औद्योगिक नीति आई थी वो आई थी 1956 ईस्वी में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के शासनकाल में, और यही इसके अध्यक्ष रहे थे। तो इन्होंने उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया था? तो इन्होंने उद्योगों को 3 वर्गों में विभाजित किया था। और वर्ग कौन कौन से थे, यह चीज आपको बतानी है। उसके बाद जो तीसरी तीसरी आई थी वो 1977 में, चौथी 1980 में, पांचवी 1990 में, छठवीं आई थी 1991 में। कब? 24 जुलाई 1991 में यह आई थी। और इसी को एलपीजी नीति भी कहा जाता है। एलपीजी नीति किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है छठवीं छठवीं आर्थिक नीति, जो 24 जुलाई 1991 को आई थी। और कौन लाया था? तो इसको लाए थे उसके उस समय के तात्कालिक वित्त मंत्री मनमोहन सिंह। कौन? मनमोहन सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, धावन धावन मशीन का कार्य सिद्धांत किस कार्य सिद्धांत का जो कार्य सिद्धांत है वो किस पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो कार्य करता है अपकेंद्रीयकरण। किस पर? अपकेंद्रीयकरण। अपकेंद्रीयकरण विधि क्या होती है? जब कोई चीज को ठोका जाए तो उसमें मौजूद पार्टिकल्स एक जगह स्थिर रहते हैं या उसको छोड़ देते हैं, तो उसको हम, या फिर माना जाए किसी चीज के अंदर से कोई किसी दूसरी चीज को बाहर निकालना ही अपकेंद्रीय अपकेंद्रीयकरण सिद्धांत कहलाता है। जैसे दूध के अंदर जैसे घी, दही है, दही के अंदर अपना मक्खन अंदर रहता है। दही से मक्खन निकालने की विधि को बोला जाए तो यह एक अपकेंद्रीय विधि कहलाएगी। क्या अपकेंद्रीय विधि कहलाएगी? आपको बताना है दूध से दही बनाने वाली विधि को क्या कहते हैं? दूध से दही बनाने वाली विधि को क्या कहते हैं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वर्षा की बूंदें, जो वर्षा की वर्षा होती है उसकी बूंदें गोलाकार किस कारण हो जाती हैं? तो उसकी बूंदें गोलाकार किस वजह से होती हैं? तो वो जल में पृष्ठ तनाव के कारण जल की बूंदें वर्षा की बूंदें गोल हो जाती हैं। क्योंकि जो लिक्विड है इसके पृष्ठ तनाव का जो रूल कहता है कि वह कम से कम जगह को घेरेगा, कि वह मतलब वह जितनी मिनिमम जगह घेर सकता है उतनी मिनिमम जगह घेरेगा। इसलिए अगर कोई भी चीज चौड़ी है या फिर वह उसको कम जगह घेरने के लिए वह अपना गोल आकार ले लेती है। तो यही नियम कहता है पृष्ठ तनाव का नियम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिट्टी के घड़ों में पानी ठंडा क्यों होता है? तो मिट्टी के घड़ों में पानी ठंडा क्यों होता है? तो वो होता है बाष्पीकरण के कारण। किसके कारण? बाष्पीकरण के कारण मिट्टी के घड़ों में पानी ठंडा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं या पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाए ब्लीचिंग पाउडर, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका रासायनिक नाम और सूत्र क्या होता है? तो जो इसका रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका जो सूत्र रहना या फॉर्मूला होता है वो होता है CaO Cl2। अगर पूछा जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम या सूत्र क्या रहता है? तो जो इसका सूत्र रहता है वो रहता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसका जो
कैल्शियम सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है, वो होता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हेमी हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट। उसके बाद अगर पूछा जाए वॉशिंग पाउडर, जो वॉशिंग पाउडर होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है Na2CO3, Na2CO3। अगर आपसे पूछा जाए जो बेकिंग सोडा है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम का सोडियम बाई कार्बोनेट, क्या सोडियम बाई कार्बोनेट। अगर इसका फॉर्मूला पूछा जाए तो होता है NaH अगर जिप्सम का फॉर्मूला पूछा जाए एग्जाम में काफी बार देखा गया है तो होता है CaSO4 इंटू 2H2O। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ, जो कृत्रिम वर्षा कराई जाती है उसमें कौन सा पदार्थ प्रयोग में लिया जाता है, वो लिया जाता है सिल्वर आयोडाइड। कौन सा? सिल्वर आयोडाइड। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि कुछ जो रोग होते हैं वो किन किन वजहों से या किन कारण से होते हैं। अगर पूछा जाए जो प्लेग होता है वो किस कारण से होता है, वो होता है जीवाणुओं के कारण। किससे? जीवाणुओं से। एड्स, विषाणु, मलेरिया, प्रोटोजुआ, गंजापन, कवक या फंगस या रेबीज की बात की जाए तो यह रैगडॉस वायरस की वजह से होता है। जैसे कुत्ते काट लें, रेबीज जो होता है वो कुत्तों बंदरों के काटने से होता है। क्षय रोग किससे होता है? जीवाणुओं से होता है। किससे? जीवाणुओं से होता है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है वो करंट से संबंधित है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने की घोषणा की है? तो किसने की है? महाराष्ट्र सरकार ने। किसने? महाराष्ट्र ने। अगर पूछा जाए कि महाराष्ट्र में जो सीएम वयोश्री योजना किस राज्य सरकार की है, तो वो महाराष्ट्र राज्य सरकार की है। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ हुआ है, तो नासिक महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 किसे मिला है, तो वो मिला है एस टी प्रदीप महाजन को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि कश्मीर के उपराज्यपाल कौन से हैं, कश्मीर के उपराज्यपाल हैं वो है मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है, तो किसने जीता है? मुंबई ने। आपसे पूछा जाए कि 2000 जो रणजी ट्रॉफी 2024 हुई है इसमें कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था, तो इसमें कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था, तो 32 टीमों ने इसमें भाग लिया था। अगर पूछा जाए कि जो रणजी ट्रॉफी है मुंबई ने इसको कितनी बार जीता है, तो इसने इसको 42वीं बार जीता है। उप विजेता कौन रहा है, तो वो रहा है विदर्भ इसका उप विजेता रहा है। यह पहली बार कब खेला गया था, यह पहली बार कब खेली गई थी, तो 1934 में इसमें खेली गई थी। उस समय भी विजेता कौन रहा था, तो उस समय भी विजेता मुंबई ही रहा था। इस शिक्षा बढ़ते अगले प्रश्न की। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है, तो वह है सऊदी अरब। कौन सा? सऊदी अरब। अगर आपसे पूछा जाए फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो वो भी हुआ था सऊदी अरब में। अगर पूछा जाए कि पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर कौन सा था, तो वो था सिद्धिपीठ। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। ये शंकर गणेश और पार्वती को समर्पित मंदिर है। इसको शंकर गणेश और पार्वती जी को समर्पित मंदिर है। हाल ही में
प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो वो संभाला है नवनीत कुमार ने। किसने? नवनीत कुमार ने। अगर पूछा जाए कि जो प्रसार भारती है यह किस एक्ट के तहत आई थी, तो यह आई थी 1997 एक्ट। कौन सा? 1997 एक्ट है, उसके तहत आई थी, या 1997 में इसका उद्घाटन किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो नई दिल्ली में है। यहाँ से स्टार्ट होता है अपना सेट नंबर 9। जो घुरेही किस किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? जो घुरेही है वह किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वह हिमाचल प्रदेश का। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण नृत्य और देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे डांगी हो गया, पांगी हो गया, राक्षस हो गया, कायांग हो गया, बिडसू हो गया, घुंगटी हो गया, नाटी हो गया, बुढ़ाह हो गया। क्या? बुढ़ाह हो गया। अगर आपसे पूछा जाए गुरेही है ये किस भगवान को समर्पित है? तो ये भगवान शिव को समर्पित है। क्या? भगवान शिव को समर्पित है। वही पश्चिम बंगाल के कुछ महत्वपूर्ण नृत्य कौन से हो? तो वो बिरता हो गया, मरसिया हो गया, बाउल हो गया। क्या? बिरता, मरसिया, बाउल। कर्नाटक का सुग्गी हो गया, यक्षगान हो गया। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, बाजूबुर 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 किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से है? तो किस भारतीय नृत्य शैली से है? वह भरतनाट्यम से। इससे भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम की कुछ महत्वपूर्ण शैलियाँ और कौन कौन सी हैं? वो है पंडालुलूर और मेलाटूर। कौन सी? मेलाटूर। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी जो शुरुआत की थी वो की थी आलार्यू ने। आलार्यू ने। इसकी जो शुरुआत होती है, जो भरतनाट्यम है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो इसकी शुरुआत होती है आला रिपू से। आला रिपू से इसकी शुरुआत होती है और इसका जो अंत होता है, इस नृत्य का जो अंत होता है वो होता है थिल्लाना पर जाकर इसका अंत किया जाता है। थिल्लाना पर इसका अंत किया जाता है। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कटका हस्त मुद्रा। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कटका हस्त मुद्रा। हाथों की मुद्राओं को ओम का प्रतीक माना जाता है। और भरतनाट्यम में सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र कौन से हैं? वह मृदगम, बीड़ा और बांसुरी। मृदगम, बीड़ा और बांसुरी। अगर इससे संबंधित कलाकार पूछ लिए जाए तो रुक्मणी देवी अरुणडेल, लीला सैमसन, वैजंती माला और कुमारी कमला ये इसकी महत्वपूर्ण कलाकार हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को ग्रैमी और ऑस्कर दोनों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था? कि कौन है? वो है गुलजार। अगर इनका वास्तविक नाम पूछ लिया जाए तो इनका जो वास्तविक नाम है वो है संपूर्ण सिंह कालरा। ये कौन है? यह उर्दू कवि और गीतकार है। क्या? उर्दू कवि और गीतकार हैं। अगर पूछा जाए कि 2023 में जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? तो वो भी गुलजार जी को दिया गया था। किसके साथ में दिया गया था? तो जो राम भद्राचार्य जी थे इनके साथ में इसको दिया गया था। अगर बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो इसकी जो शुरुआत हुई वो हुई 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और ये किन भाषाओं को दिया जाता है? जो 8वीं शेड्यूल या 8वीं अनुसूची में जो भाषा है उनमें दिया जाता है। तो 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं। पहली बार यह कब दिया गया था? तो 1965 में दिया गया था। कब? 1965 ईस्वी में दिया गया था। और किसको दिया गया था? तो वो दिया गया था जी शंकर कुरूप को। किसको? जी शंकर कुरूप को। अगर आपसे पूछा जाए पहला हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें मिला था? तो वो मिला था सुमित्रा नंदन पंत को। कौन सो? सुमित्रा नंदन पंत को। अगर वही पहला हिंदी भाषा में फीमेल महिला लेखिका को मिला था तो वो कौन सी थी? सबसे देख लेना, महिला लेखिका हिंदी भाषा की हैं
तो किनको मिला था? वो मिला था महादेवी वर्मा को। कौन सी कृति के लिए? तो यामा के लिए मिला था। और सुमित्रा नंदन पंत को मिला था चिदम्बरा के लिए। किसके? चिदम्बरा के लिए। अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि आठवीं अनुसूची से आठवीं अनुसूची की अलग एक भाषा को दिया गया था, वो वह पहला अंग्रेजी भाषा पुरस्कार, भाषा पुरस्कार किसको दिया गया था? वो दिया गया था अमिताभ घोष को। अमिताभ घोष को कौन सी कृति के लिए दिया गया था? द शैडो लाइन्स। द शैडो लाइन्स को इनको मिला था। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अपना अगला प्रश्न है कादरी कादरी गोपालनाथ का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका इनका जो संबंध है वह सैक्सोफोन से। किसका? सैक्सोफोन से। सैक्सोफोन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति और कौन है? वह मनोहरी सिंह, ए आर रहमान, अदनान सामी और जॉर्ज बुक्स। वही सितार से संबंधित व्यक्ति बिंदु पाठक, मुश्ताक अली खान। वहीं तबला से संबंधित तन्मय बोब और विक्रम घोष। बांसुरी राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पर? नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्योहार है, ये किस पक्षी का नाम है? तो एक धनेश पक्षी होता है, उसे हम इंग्लिश में हॉर्नबिल कहते हैं। कभी कभी हॉर्नबिल की जगह धनेश पक्षी भी दे दिया जाए तो आप वहां पे कंफ्यूज मत होइएगा। अगर पूछा जाए कि हॉर्नबिल त्योहार की शुरुआत कब हुई थी, मतलब ये कब मनाया जाता है, तो यह साल में 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है। हाल ही में एक प्रश्न पूछा गया था, जो हॉर्नबिल त्योहार है यह कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो यह 10 दिनों तक मनाया जाता है। कितने? 10 दिनों तक मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल को ही हम त्योहारों का त्योहार कहते हैं। फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल को। इसकी यह पहली बार कब मनाया गया था? तो यह पहली बार मनाया गया था 2000 कब? 2000 में इसको मनाया गया था। नागालैंड के कुछ अन्य महत्वपूर्ण त्योहार कौन से हैं? वो है मुआसू, सेक्रेनाई और ओगोलेंग और यमसे। जो आओ ट्राइब्स है वह मुआसू मनाता है। और सेकेनाई अंगामी ट्राइब कौन सा मनाता है? सेकेनाई। वहीं कोन्याक है उसको मनाने वाला है आकोलिंग। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा कौन सी थी? तो वो कौन सी थी? वो थी तमिल। आपको पता है भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो भारत में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो भारत में कुल 6 भाषाएं। कौन कौन सी? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। तमिल को जोड़ा गया 2004 में, संस्कृत को जोड़ा गया 2005 में, कन्नड़ को जोड़ा गया और तेलुगु को जोड़ा गया 2008 में, वही मलयालम को जोड़ा गया 2013 में और उड़िया को जोड़ा गया 2014 में। आपसे पूछा जाए कि शास्त्रीय भाषा में नवीनतम भाषा कौन सी है? तो है उड़िया। कब? 2014 में इसको जोड़ा गया। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक होते हैं, उनके आयोजन के बीच में कितने वर्ष का समय होता है? तो उनके बीच में जो समय होता है वो होता है 2 वर्ष का। कितना? 2 वर्ष का। अगर पूछा जाए जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हैं, इनकी शुरुआत कब हुई थी? तो इनकी शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 1896 ईस्वी में। वहाँ पर एथेंस में। आपको बताना है 6 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 6 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है?
वहीं अगर आपसे पूछा जाए शीतकालीन शीतकालीन ओलंपिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो वो कि तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1924 ईस्वी में, वहाँ पर फ्रांस से में। अगर आपसे पूछा जाए कि जो टोक्यो 2020 हुए थे, यहाँ कहाँ पर हुए थे, तो ये हुए थे टोक्यो में। और उसके बाद अगर पूछा जाए कि जो ग्रीष्मकालीन 2024 कहाँ पर होंगे, तो ये पेरिस में होंगे। उसके बाद 2022 का जो कहाँ पर हुआ, तो ये बीजिंग में हुआ था। और 2026 का कहाँ होगा, ये होगा इटली में। तो जो ग्रीष्मकालीन हुए 2020 में, और जो शीतकालीन हुए हुए 2022 में। तो इन दोनों के बीच में कितने ईयर का डिफरेंस है, वो है 2 वर्ष का। यही हमसे पूछा गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ट्रब लव एंड अ लिटिल मैलिस किसकी आत्मकथा है? आत्मकथा किसकी पुस्तक है? वो किनकी है? वो है सुखवंत सिंह की। इनकी सुखवंत सिंह की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? वो ट्रेन टू पाकिस्तान, दिल्ली अ नोबल, द कंपनी ऑफ अ वुमेन, द कंपनी ऑफ अ वुमेन, और एक है द सनसेट क्लब, और वी इंडियन इनकी ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगर पूछा जाए कि चेतन भगत का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं फाइव पॉइंट संबंध, थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, यह इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुद्ध स्तूपों की संरचना के भाग कौन कौन से हैं? तो वह हर्मिका ऊपरी भाग होता है, अंडा गोलार्ध गुंबद होता है, बिहार निवास स्थल होता है, और चैत्य प्रार्थना कक्ष होता है। सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो वह केसरिया स्तूप, जो कहाँ पर है, बिहार में स्थित है। अगर पूछा जाए गोपुरम क्या है, तो गोपुरम दक्षिण भारत के मंदिरों का प्रवेश द्वार होता है। दक्षिण भारत में मंदिरों का जो प्रवेश द्वार होता है उसे हम गोपुरम कहा कहते हैं। क्या गोपुरम कहते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, भरहुत स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह कहाँ पर है? यह मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अगर पूछा जाए जातक कथाएं जातक कथाएं क्या है, तो ये जो जातक कथाएं हैं, यह बुद्ध के जन्म से पूर्व की कथाओं को जातक कथाएं कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए अगले प्रश्न की कि मगध साम्राज्य की राजधानी क्या क्या है? मगध साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानियां हैं? तो राजगृह, गिरिब्रज और पाटलिपुत्र, ये 3 राजधानियां हैं जो मगध की थी। इसके अलावा कोई भी मगध की अन्य राजधानी नहीं थी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मगध महाजनपद किन नदियों से घिरा हुआ था? तो जो मगध महाजनपद था, यह किन नदियों के बीच में था? तो ये गंगा और सोन नदी के बीच में था। गंगा के दक्षिण में मगध महाजनपद स्थित था। अगर पूछा जाए कि मगध महाजनपद कितने थे, कुल महाजनपद कितने थे, तो वो थे 16। इनका वर्णन कहाँ मिलता है? तो अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र में मिलता है। भगवती सूत्र में महाजनपदों की संख्या 16 बताई गई है। जो अगुंतर निकाय है बौद्ध धर्म से संबंधित है, वही भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर पूछा जाए जो मगध महाजनपद है, इसमें शासकों का क्रम क्या रहता है? इसमें शासक कौन से थे?
तो अगर पूछा जाए इनमें जो हर्यक वंश था, पहला पहला शासक था हर्यक वंश का, वो कौन था? बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। उसके बाद आया शिशुनाग वंश, इसका इसका जो संस्थापक था वो था शिशुनाग ही। उसके बाद आता है नंद वंश, इसके इसके जो संस्थापक थे वो थे महापद्नंद। महापद्नंद। उसके बाद आया मौर्य वंश, और इसका जो संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। जो अपना अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का संस्थापक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो किसका पुत्र था? तो वो था बिंबिसार का। किसका? बिंबिसार का। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, और अजातशत्रु का पुत्र उदयनी। अगर पूछा जाए कि बिंबिसार बिंबिसार का शासनकाल कब तक चला था, तो वो चला था 544 से लेकर 592 बीसी तक। कब? 544 से 592 बीसी तक। और यह भारत का सबसे लंबा शासक, भारत भर का सबसे लंबा शासक रहा है। इसने 52 वर्षों तक शासन किया। कितने? 52 वर्षों तक शासन किया। और हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था नागदशक। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। पूछ लिया जाता है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन है, तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? वो था धनानंद। कौन था? धनानंद। नंद वंश के बाद में कौन सा वंश आया था? तो वो आया था मौर्य वंश। कौन आया था? मौर्य वंश। अगर पूछा जाए कि जो धनानंद है, सिकंदर ने मगध पर किस किस राजा के शासन में आक्रमण किया था? तो वो किया था धनानंद के शासनकाल में। किसके? धनानंद के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो वह रावी, चिनाब, झेलम, जास्कर, सियोग और गिलगित और हुंजा। अगर पूछा जाए कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो वह मानसरोवर झील से इसका उद्गम स्थल है। और यह मुहाना कहाँ पर बनाती हैं? तो यह अरब सागर में मुहाना बनाती हैं। वहीं अगर पूछा जाए कि यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो यमुना की सहायक नदियां चंबल, हिंडन, टोंस, बेतवा, केन, सेंगर और रिंद। कौन सी? रिंद। अगर पूछा जाए कि यमुना की लंबाई कितनी है, तो यमुना की लंबाई है 1376 किलोमीटर। कितनी? 1376 किलोमीटर। यमुना के किनारे बसे यूनेस्को साइट कौन कौन से हैं? तो वह दिल्ली का लाल किला, जिसे 2007 में यूनेस्को में जोड़ा गया। वहीं आगरा का लाल किला, जिसे 1983 में जोड़ा गया, और 1983 में ही आगरा का ताजमहल भी यूनेस्को साइट में जोड़ा गया था। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। घाघरा घाघरा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो घाघरा की सहायक नदियां करनाली, टीला, सेती, बेरी, राप्ती, छोटी गंडक, शारदा और बूंदी गंगा। कौन सी? बूंदी गंगा। अगर पूछा जाए कि जो घाघरा है यह किसकी सहायक नदी है, तो यह गंगा की सहायक नदी है। किसकी? गंगा की सहायक नदी है। वहीं गोदावरी की सहायक नदियां पूछ लिए जाए, तो गोदावरी की सहायक नदियां हैं प्राणहिता, मंजिरा, पूर्णा, प्रवरा। कौन सी? प्रवरा, इंद्रवती, वैनगंगा और मनीर। जो गोदावरी है, गोदावरी दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? दूसरी, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अगर इसका उद्गम पूछ लिया जाए, तो त्र्यंबकम की जो पहाड़ियां हैं, त्र्यंबकम की पहाड़ियां नासिक, महाराष्ट्र में इसका उद्गम स्थल है। भागीरथी की सहायक नदी कौन सी है? तो वह भिलंगाना भागीरथी की सहायक नदी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है,